ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूरबीन में देख रही रिया को अचानक चौंकता हुआ देखकर रोहित भी काफी हैरान रह गया। एलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया ने ऐसा क्या देख लिया था जो उसके चेहरे का रंग इतनी बुरी तरह से बदल गया था। हालांकि एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही जानते थे कि उसकी बहन बात बात पर शरारतें किया करती थी, मगर इस बार रिया के चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये रिया का किसी भी तरह का प्रैंक था या किसी भी तरह का शरारत का हिस्सा था। रिया के चेहरे का रंग बुरी तरह से बदल गया था। रिया कभी दूरबीन से नीचे देखती तो कभी अपनी माँ की ओर। जब पायलट हेलीकॉप्टर गुलेरिया हाउस के कुछ आगे ले गया तब अचानक रिया ने पायलट को रुकते हुए कहा, अंकल प्लीज पीछे लीजिए, जल्दी पीछे लीजिए। ना तो पायलट के कुछ समझ में आ रहा था और ना ही रोहित के कुछ समझ में आ रहा था कि आखिर रिया ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। रिया लगातार अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ाए नीचे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब पायलट की भी कुछ समझ में नहीं आया कि रिया ऐसा क्यों कर रही थी, तब पायलट ने फिर से हेलीकॉप्टर मोड़ते हुए उसे फिर उसी जगह पर ले जाने की कोशिश की जहां रिया उसे ले जाना चाहती थी। रिया जोर जोर से हाथ के इशारे से पायलट से कह रही थी, आगे लीजिए और आगे लीजिए, वो नीचे वो घर दिख रहा है, ठीक उसके ऊपर लीजिए, और प्लीज अंकल हो सके तो हेलीकॉप्टर थोड़ा सा नीचे लीजिए। पायलट के समझ में नहीं आ रहा था कि रिया ने ऐसा क्या देख लिया था जो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी। हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर रहा पायलट रोहित के इशारे का इंतजार कर रहा था। रिया बार बार दूरबीन से नीचे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे रिया का रिएक्शन देखकर रोहित और हेलीकॉप्टर में बैठे बाकी लोग भी समझ गए थे कि रिया काफी ज्यादा सीरियस थी। इसलिए रोहित ने पायलट को आवाज देते हुए कहा, ओके कैप्टन, आपके कंट्रोल में जब तक हेलीकॉप्टर रहे उस तरह से बड़ी ही सावधानी से हेलीकॉप्टर नीचे लेने की कोशिश कीजिएगा। आई डोंट वांट यू टू टेक एनी रिस्क। हालांकि अपने फैमिली हेलीकॉप्टर राइड के लिए रोहित ने जिस पायलट को अपॉइंट किया था वो देश के सबसे बेहतरीन पायलट में से एक था, मगर जहां बात रोहित के परिवार की सेफ्टी और सिक्योरिटी की आती थी, रोहित किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। रिया जिस तरह हेलीकॉप्टर घुमाने का इशारा कर रही थी, पायलट भी ठीक उसी तरह हेलीकॉप्टर घुमाकर धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को नीचे लेना शुरू किया। रिया दूरबीन से बड़ी ही ध्यान से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तब अचानक हेलीकॉप्टर के बैक सीट पर बैठा रोहित धीरे से अनिका और एलेक्जेंडर के बीच में आया और फ्रंट सीट पर बैठे रिया के कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगा, क्या हुआ रिया, तुम इतनी पैनिक हो गई हो? क्या देखा तुमने नीचे? रिया कुछ देर तक कुछ जवाब नहीं दे रही थी, बस काफी परेशान होकर वो नीचे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर फिर से ठीक गुलेरिया हाउस के ऊपर आया। तब रिया ने पायलट को रोकते हुए कहा, बस बस अंकल, आप कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर को यहीं रखिए, ठीक इस घर के ऊपर। ये कहने के बाद रिया कांच की विंडो से दूरबीन लगाकर नीचे देखने की कोशिश करने लगी। रिया के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रिया से कहा, रिया जरा बताओ कि क्या देखा है तुमने नीचे और इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो। रोहित को रिया पर आवाज ऊंची करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था और रिया भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पापा कभी भी उस पर अपनी आवाज ऊंची नहीं कर सकते थे। मगर अब रिया भी जानती थी कि हेलीकॉप्टर में बैठे बाकी लोगों का अब क्यूरियोसिटी लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए रोहित की बात का जवाब देते हुए उसने कहा, पापा, मैंने अभी नीचे उस घर में किसी को देखा। ये वही घर है ना जहां होटल जाने से पहले हम रुके थे। जब रोहित ने देखा तब रोहित को गुलेरिया हाउस की छत नजर आई। उसको पहचानते हुए रोहित ने रिया से कहा, हाँ, ये वही घर है जहां मम्मा ने अपना बचपन बिताया था। मगर क्या हुआ, तुमने क्या देखा वहां पर रिया? रिया की आंखें अब काफी बड़ी हो चुकी थी और रिया का चेहरा भी काफी घबराया हुआ लग रहा था। रिया कभी अपनी मम्मा को देखती तो कभी गुलेरिया हाउस की छत की ओर दूरबीन में आंखें लगाकर देखने की कोशिश करती कि वहां कोई था या नहीं। जब रोहित ने रिया के चेहरे पर इतनी घबराहट देखी तो रोहित ने रिया के कंधे पर प्यार से हाथ सहलाते हुए कहा,
रिया बेटा, बताओ मुझे, क्या देखा तुमने वहाँ पर? क्या तुमने वहाँ किसी को देखा? बड़ी बड़ी आंखें लिए रिया ने पीछे मुड़कर रोहित की ओर देखा और सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। रिया का रिएक्शन देखकर रोहित दंग रह गया। रोहित भी जानता था कि हो न हो उस पुराने गुलेरिया हाउस के अंदर अभी भी कोई मौजूद था, वो शख्स जो उस दिन भी रोहित की नजरों से बचकर निकल गया था। रोहित भी जानना चाहता था कि आखिर कौन था वो छुपा हुआ दोस्त या दुश्मन जो सामने होते हुए भी किसी को दिख नहीं रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन के ठीक बीच में बैठी अनिका भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रिया के साथ क्या हो रहा था। वो इतनी परेशान क्यों लग रही थी और वो बार बार अनिका की ओर देखकर इतनी हैरान क्यों लग रही थी। अनिका ने धीमी आवाज में रिया से पूछा, क्या हो रहा है बेटा? क्या देखा तुमने वहाँ पर? अपनी मम्मा की बात का जवाब देते हुए डरी हुई रिया ने अटकती हुई आवाज में अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा, मैंने अभी उस छत पर आपको खड़ा हुआ देखा। रिया ने ये बात काफी डरते हुए कही थी, मगर रिया की ये बात सुनते ही अनिका और रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित ने तुरंत रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मम्मा यहाँ हम सबके साथ, हम सबके बीच मौजूद है, तो फिर वो वहाँ नीचे छत पर कैसे हो सकती है? खुद रिया की समझ में भी ये बात नहीं आ रही थी कि अगर उसकी मम्मा यहाँ उसके साथ थी तो वो नीचे छत पर कैसे नजर आ सकती थी। रिया खुद अपनी बात पर काफी ज्यादा हैरान थी, मगर अपने पापा की बात का जवाब देते हुए रिया ने अटकती हुई आवाज में कहा, मैं सच कह रही हूँ पापा, मैंने अभी वहाँ नीचे छत पर मम्मा को देखा। रिया का यकीन देखकर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि रिया की आदत थी बात बात पर मजाक करने की और बात बात पर शरारत करने की, मगर इस वक्त रिया के चेहरे को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि रिया किसी भी तरह की शरारत या मजाक करने के मूड में थी। रिया की सांसें काफी तेज हो रही थी। वो बार बार नीचे गुलेरिया हाउस की ओर इशारा करके अपनी मम्मा से कह रही थी, मम्मा, मेरा यकीन मानिए, मैंने आपको अभी अभी वहाँ छत पर देखा है। रिया की बात सुनते ही अनिका भी नीचे झांक कर देखने की कोशिश करने लगी कि रिया जो कुछ भी कह रही थी वो सच था या नहीं। अलेक्जेंडर और आर्यन ने भी रिया को इससे पहले इस तरह का बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा था। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग गुलेरिया हाउस की छत पर देखने की कोशिश करने लगे, मगर बार बार देखने के बावजूद उन्हें वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। पायलट ने भी हेलीकॉप्टर को काफी नीचे लिया हुआ था। पंखे की हवा चल रही थी, जिसकी वजह से गुलेरिया हाउस के आसपास के पेड़ पौधे काफी ज्यादा हवा का दबाव महसूस कर रहे थे। पायलट के लिए इससे ज्यादा हेलीकॉप्टर को नीचे लेना मुमकिन नहीं था। रिया के हाथों से बायनाकुलर लगभग छीनते हुए रोहित ने अपनी आंखों पर बायनाकुलर लगाए और नीचे देखने की कोशिश की, मगर काफी देर तक दूरबीन से नीचे देखने के बावजूद रोहित को वहां छत पर कोई नजर नहीं आया। यहाँ तक कि रोहित को गुलेरिया हाउस के आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा था। इस बार रोहित ने भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए पायलट से कहा, हेलीकॉप्टर और नीचे लीजिए, और नीचे लीजिए। पायलट ने रोहित के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की पूरी कोशिश की, मगर कुछ देर हवा के प्रेशर से जूझने के बाद पायलट ने रोहित को बताया, सर, यहाँ पर लैंडिंग करना पॉसिबल नहीं है। कई सारे पेड़ पौधे हैं। आप कहे तो वहाँ उस झील के पास मुझे एक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जगह दिखाई दे रही है, मगर सर, मैं तो आपसे कहूँगा कि हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। सर, हो सकता है कि रिया बेबी को कोई गलतफहमी हुई हो, या हो सकता है कि उस पुराने मकान की छत पर कोई खड़ा भी हो जो मैडम जैसा दिखता हो, मगर क्या हमें इस वक्त इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग करने का रिस्क लेना चाहिए? रोहित भी अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि इस तरह से लैंडिंग करना खतरे से खाली नहीं होगा, और रोहित का पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में बैठा था, जिसकी वजह से रोहित किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मगर रोहित जानता था कि उस गुलेरिया हाउस में जरूर कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, और आज रिया ने भी जो बात कही थी वो काफी ज्यादा अजीब थी। हालांकि रिया ने जो बात कही थी वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी। रिया ने ये कहा था कि नीचे गुलेरिया हाउस के टेरेस पर अनिका खड़ी थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे रिया की बातों पर भरोसा करना चाहिए या रिया की बातों को एक बच्चे की नादानी समझकर भूल जाना चाहिए।
पायलट ने काफी देर तक हेलीकॉप्टर को ठीक गुलेरिया हाउस के ऊपर संभाल कर रखा था। पायलट ने थोड़ा पीछे मुड़कर रोहित से कहा, सर, आप कहें तो मैं हेलीकॉप्टर वापस ऊपर ले लूं? मुझे नहीं लगता हमें यहाँ ज्यादा देर तक वेट करना चाहिए। इस वक्त मैंने अपने हेलीकॉप्टर को बैलेंस करके रखा है, मगर इस तरह से जबरदस्ती हेलीकॉप्टर को एक ही जगह पर बैलेंस करके रखना खतरे से खाली नहीं होगा। तभी रिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित से कहा, पापा, मैंने कहा ना, मैंने अभी अभी नीचे वहाँ टेरेस पर मम्मा को देखा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी पापा? अनिका भी काफी हैरानी से रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी। रिया ने अपनी मम्मा की ओर देखकर कहा, मम्मा, मम्मा, आप वहाँ नीचे टेरेस पे खड़ी थी। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अपनी बहन को हैरानी से देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रिया ये अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही थी। ये कैसे हो सकता था कि अगर उनकी मम्मा ठीक उनके बगल में बैठी थी तो वो गुलेरिया हाउस की छत पर नजर आए। एलेक्जेंडर और आर्यन को रिया की ये बातें महज एक गलतफहमी लग रही थी। वही रिया बड़ी ही यकीन के साथ कह रही थी कि उसने गुलेरिया हाउस की छत पर अनिका को देखा था। पायलट अब ज्यादा देर तक रोहित के इशारे का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए पायलट ने रोहित की ओर देखकर कहा, सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई विल हैव टू लिफ्ट द हेलीकॉप्टर अप राइट अगेन। ये कहने के बाद पायलट तेजी से हेलीकॉप्टर को गुलेरिया हाउस के ऊपर से मोड़ते हुए सीधे आसमान की ऊंचाई पर ले गया। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के बाद उस पायलट ने राहत की सांस लेते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी सर, आई कुड नॉट वेट फॉर योर ऑर्डर्स। आफ्टर ऑल, ये आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल था। रिया अभी भी मुड़कर कांच की खिड़की से गुलेरिया हाउस को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे गुलेरिया हाउस के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। रोहित भी पायलट की बात अच्छी तरह से समझ पा रहा था। हालांकि रोहित ने खुद उस गुलेरिया हाउस में कोई अजीब बात महसूस की थी कुछ ही दिन पहले, और आज उसकी बेटी ने एक बेहद चौंकाने वाली और अजीब बात कही थी। रोहित भी जानना चाहता था कि आखिर रिया ने गुलेरिया हाउस की छत पर किसको देखा था, मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि पायलट ने जो कुछ भी किया वो न सिर्फ उसकी मजबूरी थी, मगर हेलीकॉप्टर राइड के सेफ्टी और प्रिकॉशनरी मेजर के खिलाफ थी, और इसीलिए रोहित और उसके परिवार को सेफ्टी देने के लिए ही पायलट ने एक कदम उठाया था। जब हेलीकॉप्टर फिर से पूरे कंट्रोल में आसमान में उड़ान भरने लगा, तब रिया ने अपनी मम्मी डैडी की ओर मुड़कर देखा और कहा, मम्मा डैडी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी अभी नीचे वहाँ गुलेरिया हाउस के छत पर मम्मा को देखा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि अगर मम्मा मेरे सामने है तो वहाँ नीचे मौजूद हो, मगर मेरी बात का यकीन मानो, मम्मा वहाँ नीचे खड़ी थी, और जब मैंने उन्हें दूरबीन से देखा तो वो मेरी ओर ही देख रही थी। अचानक मम्मा की आंखों से जब मेरी आंखें टकराई, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मम्मा मुझे को देख रही थी। अचानक ही मुझे एक बिजली का झटका महसूस हुआ। मम्मा, डैड, ये कैसे हो सकता है कि अगर मम्मा यहाँ हमारे साथ है तो उसी वक्त मम्मा नीचे उस पुरानी हवेली की छत पर मौजूद हो। रिया के इस सवाल का जवाब तो रोहित और अनिका के पास भी नहीं था। रिया का सवाल सुनकर रोहित और अनिका एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, और अब बार बार एक ही चीज चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैंने मम्मा को अभी नीचे उसे पुरानी हवेली की टेरेस पर देखा है। रिया यह बात काफी कॉन्फिडेंस से कह रही थी, और वह चिल्ला चिल्लाकर पायलट से कह रही थी, आप प्लीज हेलीकॉप्टर नीचे उतारिए। पायलट की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वैसे तो पायलट कभी भी बच्चों को अपने साथ वाली सीट पर अकेले अलाउड नहीं करता था, मगर यहाँ बात रोहित और उसके परिवार की थी, इसलिए पायलट ने भी हेलीकॉप्टर में बैठते वक्त रिया के एक्साइटमेंट को देखते हुए रिया को अपनी बगल वाली सीट में बैठना अलाउड किया था। मगर इस वक्त पायलट को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। पायलट को अब तक तो रोहित के तीनों बच्चे काफी समझदार लग रहे थे, मगर नन्ही सी रिया की ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर पायलट को रिया की समझ पर भी सवाल उठने लगे थे। रिया बार बार नीचे देखकर पायलट को हेलीकॉप्टर नीचे उतारने की बात कर रही थी। रिया की चीख सुनकर पायलट का भी कंसंट्रेशन काफी डगमगा रहा था। वैसे तो यह पायलट काफी ज्यादा ट्रेंड था, मगर रिया को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर उसके भी हाथ हेलीकॉप्टर को बैलेंस करने में मुश्किल महसूस कर रहे थे।
खुद अनिका और रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि रिया जो कुछ भी कह रही थी वो सच भी था या नहीं, महज उसके दिल का कोई वहम था या मगर रिया के चेहरे को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरह की गलतफहमी का शिकार थी। रिया बार बार चिल्ला कर अपने मम्मा और डैडी से सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि रिया ने अपने ही मम्मा को नीचे छत पर देखा था। रोहित ने बड़े ही प्यार से रिया के सर को थपथपाते हुए कहा, देखो रिया, हो सकता है उस पुराने मकान में कोई छिपने के लिए आसरा ले रहा हो, और ये भी हो सकता है कि जो भी उस मकान में छिपा हो वो एक लड़की हो और अचानक उसे छत पर देखकर तुम्हें ऐसा लगा हो कि उस लड़की की शक्ल तुम्हारी मम्मा से मिलती है। तुम फिक्र मत करो, हमारी सिक्योरिटी टीम अभी पता लगा लेगी कि वहाँ पर कौन छुपा बैठा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। रिया की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने मम्मा और डैडी को कैसे समझाए कि रिया जो कुछ भी कह रही थी वो सच था। उसने कोई धोखा नहीं खाया था। रिया की आंखें ने जो देखा था वो आईने की तरफ साफ था। रिया ने छत पर जिसे देखा था उसकी शक्ल हूबहू रिया की मम्मा अनिका से मिलती थी। रिया को भी एक बात काफी अजीब लग रही थी उस चेहरे में, मगर रिया की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अजीब बात क्या थी। बस रिया एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि रिया ने उस छत पर जिसे देखा था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मम्मा थी। रिया की मोबाइल गेमिंग की आदत से परेशान होकर एलेक्जेंडर और आर्यन उसे हमेशा कहा करते थे कि अगर तुम पूरा दिन इस तरह से वर्चुअल गेमिंग खेला करोगी तो एक दिन तुम्हारे दिमाग पर इसका गहरा असर होगा। तुम रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच फर्क नहीं महसूस कर पाओगी। जब रिया ने आज पहली बार इस तरह की बात सबके सामने कही तब कहीं न कहीं आर्यन और एलेक्जेंडर एक दूसरे को देखकर मन ही मन यही सोच रहे थे कि शायद उनके डर को सच करने वाला दिन आ गया था और उनकी बहन अब रियल और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच फर्क महसूस करना भूल चुकी थी। रिया की गेमिंग की आदत से परेशान होकर एलेक्जेंडर और आर्यन ने कई बार इंटरनेट पर इस बात को लेकर रिसर्च भी की थी कि जो बच्चे ज्यादा वर्चुअल गेमिंग करते हैं सचमुच उनके दिमाग पर किसी तरह का असर पड़ सकता है। और ज्यादातर रिसर्च में ये बातें सामने आई थी कि जो बच्चे ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में जीना पसंद करते हैं वो एक दिन वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के बीच में फर्क महसूस करना भूल जाते हैं। पर आज आर्यन और एलेक्जेंडर के मन में भी यही बात चल रही थी कि उनकी बहन वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के बीच का फर्क भूल चुकी थी। रिया को काफी ज्यादा घबराया हुआ देखकर एलेक्जेंडर ने एक बड़ा भाई होते हुए रिया को समझाते हुए कहा, देखो रिया, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने वहाँ मम्मा की शक्ल की किसी और लड़की को देखा है तो हो सकता है मम्मा की कोई बहन हो जो बिल्कुल मम्मा की तरह दिखती हो और हम तीनों की तरह बचपन में एक दूसरे से बिछड़ गई हो। जैसे ही रिया ने एलेक्जेंडर की ये बात सुनी तो रिया चौंक गई। रिया के चेहरे से घबराहट कुछ कम होने लगी। अपने भाई की बात रिया को कहीं न कहीं सच लग रही थी। रिया ने कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अपने डैड की ओर देखकर कहा, हाँ डैड, ये जरूर हो सकता है। जिस तरह मैं, एलेक्जेंडर और आर्यन बचपन में ही बिछुड़ गए थे उसी तरह जरूर मम्मा की भी कोई बहन होगी जो बचपन में बिछुड़ गई होगी और यही यहाँ पर वह पुरानी हवेली में छिप कर बैठी हो। रोहित को हालांकि एलेक्जेंडर की समझदारी पर काफी प्राउड फील हो रही थी, मगर एलेक्जेंडर की समझदारी ने रिया के मन में एक दूसरी कहानी को जन्म दे दिया था। रोहित ने बड़े ही प्यार से रिया की बात मानते हुए धीमी आवाज में कहा, ठीक है, तुम शांत हो जाओ। अगर ये बात सच होगी तो आज नहीं तो कल तुम्हारी मासी जरूर हम सबके सामने आएगी। भला इतने प्यारे प्यारे बच्चों से छिपने की क्या मकसद हो सकता है? मैंने तुमसे कहा ना, हमारे सिक्योरिटी गार्ड जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उस पुरानी हवेली में कौन छिप कर बैठा है। ओके, तुम अब फिक्र मत करो, हमें जल्द ही पता लग जाएगा कि वहाँ कौन रहता है। कुछ देर तक हेलीकॉप्टर का पायलट आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ाता रहा, मगर रोहित का पूरा परिवार एक तरह से बिल्कुल शांत हो गया था। सभी लोग अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। रिया ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वो अपनी फैमिली को कैसे समझाए कि उसने जो कुछ देखा था वो उसके दिमाग का वहम नहीं था बल्कि सच था। वही एलेक्जेंडर और आर्यन ये सोच रहे थे कि कहीं उनकी बहन को ज्यादा वर्चुअल गेमिंग की आदत की वजह से कोई दिमागी बीमारी तो नहीं हो गई थी। वही रोहित ये जानना चाहता था कि उस हवेली के साथ क्या राज छिपा हुआ था। वहीं इन सबके बीच अनिका इन सोच में डूबी हुई थी कि क्या ये बात सच थी
कि जिस तरह बचपन में आर्यन और रिया एक दूसरे के हमशक्ल थे, उसी तरह उनकी भी कोई हमशक्ल बहन इस दुनिया में थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था। वैसे भी अनिका अपनी यादाश्त खो चुकी थी। अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि अगर उसकी कोई ऐसी जुड़वा बहन थी तो क्या यादाश्त खोने से पहले अनिका उस जुड़वा बहन के बारे में कुछ जानती भी थी या नहीं। मनाली की वादियों में हेलीकॉप्टर राइड पर निकला रोहित का पूरा परिवार काफी शांत हो गया था। कुछ देर तक हेलीकॉप्टर के यहाँ वहाँ चक्कर लगाने के बाद पायलट ने फिर से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को लैंडिंग कर दी। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद रोहित अपने पूरे परिवार को फिर से प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर ले गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहले से रोहित के स्टाफ ने बच्चों के लिए और रोहित और अनिका के लिए डाइनिंग टेबल पर रिफ्रेशमेंट तैयार रखे थे। रोहित ने यह भी तय कर लिया था कि वेकेशन पर वो बच्चों को जो चाहे वो खाने देगा। बच्चों की जो पसंद थी उसकी पसंद के हिसाब से डाइनिंग टेबल पर रोज खाना सजाया जाता था। रिया को केक और पेस्ट्री खाना बेहद पसंद था, इसलिए होटल के चीफ शेफ ने खुद अपने हाथों से बच्चों की पसंदीदा चीजें बनाई थी। रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि यादाश्त खोने से पहले अनिका को ज्यादातर इंडियन खाना ही पसंद आता था, इसलिए अनिका के लिए खास राजस्थानी स्टाइल में होटल के चीफ शेफ ने देसी घी में बना देसी खाना बनाया था। वहीं रोहित के लिए उसका पसंदीदा कॉन्टिनेंटल फूड सजाया गया था। बच्चों को और अनिका को प्रेसिडेंशियल स्वीट में छोड़ते हुए रोहित ने अनिका और बच्चों से कहा, आप लोग खाना खाओ, उसके बाद आराम करो, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। इससे पहले कि रोहित प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन दरवाजे से बाहर निकल पाता, अनिका ने रोहित को रोकते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? रोहित ने एक लंबी सांस अपने अंदर खींचते हुए कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका से कहा, मैं जरा जाकर देखता हूँ आखिर ये पुरानी हवेली का क्या राज है। अगर कोई शख्स गुलेरिया हाउस में छुपकर बैठा है तो मुझे पता लगाना होगा कि वो शख्स कौन है और उसका असली मकसद क्या है। वहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखकर मन ही मन ये कहने लगे कि क्या उनके डैड को भी उनकी बहन रिया की बहकी बहकी बातों का भरोसा होने लगा था, जबकि दोनों भाइयों को यकीन हो गया था कि उसकी बहन की ज्यादा वर्चुअल गेमिंग की वजह से उसे इस तरह की चीजें दिखाई देती थी। मगर उससे ज्यादा उन्हें हैरानी इस बात को लेकर हो रही थी कि उनके पापा, जो काफी प्रैक्टिकल बिजनेसमैन थे, उन्हें रिया की ऐसी बात पर यकीन कैसे हो गया। अलेक्जेंडर और आर्यन मन ही मन जो सोच रहे थे, उन सारी बातों से बिल्कुल अनजान रोहित ने अनिका को बाय कहा और प्रेसिडेंशियल स्वीट से निकल गया। एक पल के लिए अनिका के दिल में भी ये ख्याल आया कि वो अनिका से कहे कि वो भी रोहित के साथ चलकर इस राज से पर्दा उठाना चाहती थी कि आखिर पुराने गुलेरिया हाउस में कौन छिपा बैठा था और उनका अनिका के साथ क्या नाता था। मगर अनिका ने ये सोचकर अपने आप को रोक लिया कि बच्चे भी काफी परेशान थे और ठीक एक दिन पहले रोहित और अनिका बच्चों से काफी देर तक दूर रहे थे। वेकेशन पर आने के बावजूद बच्चे अगर अकेले अकेले ही वक्त बिताएंगे तो उनके नाजुक मन पर क्या बीतेगी, ये सोचकर अनिका अपने आप को रोक ली। जैसे ही रोहित प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर निकला, रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने देखा कि रोहित के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी। तो रोहित ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अपने पास बुलाते हुए धीमी आवाज में कहा, देखो, हो ना हो उस पुराने गुलेरिया हाउस में जरूर कोई छिपकर बैठा है और हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि वहाँ कौन है जो छिपकर हम पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि जो कोई भी है जो पुराने गुलेरिया हाउस में छिपा है वो कौन है, हमारा दोस्त है या दुश्मन। आज रिया ने हेलीकॉप्टर से पुराने गुलेरिया हाउस की छत पर किसी को देखा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके साथी सिक्योरिटी गार्ड्स रोहित की बात सुनकर हैरान रह गए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से कहा, मैं अभी अपने कुछ आदमी वहां पर भिजवाता हूं और ये पता लगाने की कोशिश करता हूं कि उस पुराने गुलेरिया हाउस में कौन छिपकर बैठा है। आप फिक्र मत कीजिए सर, वो जो कोई भी है आपको या आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनते ही रोहित ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, जो कोई भी उस हवेली में छुपा है वो कोई पुरुष नहीं है, वो एक औरत है। रोहित की बात सुनते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दंग रह गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से पूछा,
सर, ये आप कैसे कह सकते हैं इतने यकीन के साथ? रोहित ने मन ही मन कुछ सोचते हुए उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात का जवाब देते हुए कहा, यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, मगर हो न हो उस पुराने गुलेरिया हाउस में जो कोई भी छिपा है वो एक औरत है। और मैं ये भी जानता हूँ कि इससे पहले कि हमारे आदमी वहाँ पहुँचकर ये ढूंढने की कोशिश करें कि वहाँ कौन छिपा बैठा है, वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी होगी और हमेशा की तरह हमें उसका कोई निशान नहीं मिलेगा। रोहित के कॉन्फिडेंस को देखकर रोहित के आसपास खड़े उसके सारे सिक्योरिटी ऑफिसर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रोहित का कॉन्फिडेंस देखकर रोहित के सिक्योरिटी ऑफिसर हैरान जरूर थे, मगर रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने आदमी को इशारा करते हुए कहा, जाओ पुराने गुलेरिया हाउस पर जाकर जरा छानबीन करो और पता लगाने की कोशिश करो कि वहाँ कौन छुप कर बैठा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वहाँ छिपे इंसान का सुराग चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उस इंसान को पकड़कर हमारे सामने लाओ, जिंदा या मुर्दा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एक पल के लिए चुप हो गया। रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर पूरा भरोसा था। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की आंखों में कॉन्फिडेंस साफ साफ देख सकता था रोहित अभी भी कुछ कहता, इतने में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने बाकी लोगों की तरफ देखकर कहा, तुम सबने मेरी बात सुनी ना, चलो जाओ और हाँ, इसे एक मिशन समझना। इस मिशन में हमें कैसे भी कामयाब होना है। आई बात समझ में? अपने चीफ की बात सुनते ही रोहित के सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक टीम बनाई और फिर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को वहीं प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर तैनात करते हुए कुछ लोग अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाकर पुराने गुलेरिया हाउस की ओर जाने के लिए रवाना हो गए। अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को ग्रुप बनाकर जाते हुए देखने के बाद रोहित ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, ठीक है, जरा पता लगाने की कोशिश करो कि वह कौन था। मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। जैसे ही रोहित एलिवेटर की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित को रोकते हुए कहा, सर, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। ये बात सुनते ही रोहित हैरान हो गया, पर वो जानता था कि उसे क्या करना है। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अपने साथ आने से रोकते हुए रोहित ने कहा, नहीं नहीं, मैं जरा कुछ देर में आता हूँ, तुम यहीं रुको और बच्चों और अनिका की सिक्योरिटी देखो। रोहित की बात सुनते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, मगर सर, आप अकेले कैसे जा सकते हैं? आपके साथ कुछ लोगों को भेज देता हूँ। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जैसे ही ये बात कही, रोहित ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। उसकी बात सुनते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एकाएक खामोश हो गया। रोहित ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, मैंने कहा न तुमसे कि मैं एक पर्सनल काम से जा रहा हूँ। बिजनेस के सिलसिले में मेरे साथ किसी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित को इस तरह से बात करते हुए पहले बहुत ही कम देखा था। रोहित के चेहरे पर तनाव देखते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने आदमियों को इशारा करके कहा कि कोई रोहित का पीछा न करे। तो रोहित भी तेज कदमों से एलिवेटर के पास चला गया और प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिए अलॉट हुई स्पेशल लिफ्ट से नीचे चला गया। रोहित के जाने के बाद रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने एक खास आदमी को इशारा करके अपने पास बुलाया। इशारा पाते ही वो आदमी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास आया। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने उस आदमी से कहा, तुम एक काम करो, जल्दी से उतरकर नीचे जाओ और बाइक पर सर का पीछा करो। याद रहे कि तुम साये की तरह सर के साथ रहना। सर पर किसी भी तरह की मुसीबत आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं मेरे साथ हमारे साथियों को लेकर तुरंत पहुंच जाऊंगा, मगर याद रहे तुम साये की तरह सर के साथ रहना। सर की कार से और सर से एक सेकेंड के लिए भी तुम्हारी नजर हटनी नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपने उस आदमी को सब कुछ अच्छे से समझाने लगा। अपने बॉस की बात सुनते ही उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने सीनियर को सैल्यूट करते हुए तुरंत स्टेयरकेस से लगा दरवाजा खोला और तेजी से वहां से निकल गया। उसके वहां से जाते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मन ही मन रोहित के बारे में सोचने लगा। वो मन ही मन रोहित के बर्ताव के बारे में भी सोच रहा था और अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा था मानो कुछ होने वाला है। इधर दूसरी तरफ ग्राउंड फ्लोर पर एलिवेटर का दरवाजा खुलते ही रोहित तेजी कदमों से लॉबी से होते हुए मेन गेट से बाहर निकल गया। रोहित जैसे ही होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की बिल्डिंग के मेन गेट से बाहर निकला, बाहर खड़े दरबान ने रोहित के पर्सनल ड्राइवर को सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए आवाज लगाई। तभी रोहित ने दरबान से कहा,
कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। रोहित ने ये बात जैसे ही कही, दरबान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे एक बड़ा सा झटका लगा और वो सोच में पड़ गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित मारवा, जो कि न सिर्फ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का मालिक था, बल्कि इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था, वो टैक्सी में जाने की बात क्यों कर रहा था। मगर इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाता, सीधे रोहित सामने खड़ी टैक्सी में बैठ गया। दरबान अपनी ही सोच में डूबा हुआ था और रोहित के इस अजीब बर्ताव के बारे में सोच रहा था। इस कारण से दरबान सुन नहीं पाया कि रोहित ने टैक्सी वाले को कहां जाने को कहा था। मगर इससे पहले कि दरबान टैक्सी वाले का दरवाजा खोलकर रोहित को अंदर बैठने का इशारा दिखा पाता, रोहित खुद ब खुद टैक्सी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और टैक्सी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के मेन गेट से बाहर निकल गई। रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जिस गार्ड को रोहित का पीछा करने के लिए भेजा था, वो दौड़ते हुए होटल लॉबी से होते हुए मेन गेट से बाहर आया। जैसे ही उस दरबान ने सिक्योरिटी गार्ड को देखा, उस दरबान ने सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर कहा, अरे साहब, तो अभी अभी इस टैक्सी में बैठकर यहाँ से चले गए। दरबान की बात सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड हैरान रह गया। उसने हैरान होकर दरबान से पूछा, क्या बात कर रहे हो? क्या तुमने सुना कि सर कहाँ जा रहे हैं? दरबान ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इसके पहले कि मैं साहब के लिए दरवाजा खोलता, साहब तो खुद दरवाजा खोल के टैक्सी के अंदर बैठ गए। मैं सुन भी नहीं पाया कि साहब ने उस टैक्सी ड्राइवर से क्या कहा। मैंने साहब के ड्राइवर को बुलवाने के लिए अनाउंसमेंट की थी, मगर साहब ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। अक्सर हमारे गेट के सामने टैक्सी वालों की लाइन लगी रहती है। यहाँ के कस्टमरों को एयरपोर्ट ले जाने के लिए उन्हीं में से एक टैक्सी ने साहब बैठकर अभी अभी मेन गेट से बाहर निकल गए। ये सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड ने अपने सिर पर अपना एक हाथ रखते हुए दरबान की ओर देखकर कहा, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि क्या तुमने उस टैक्सी का नंबर नोट किया? दरबान कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद सिक्योरिटी गार्ड से कहने लगा, नहीं, मैंने उस टैक्सी का नंबर तो नहीं नोट किया, मगर वो एक पीली नंबर प्लेट वाली प्राइवेट कार थी। मेरा मतलब है, यहाँ पर कई कॉलेज स्टूडेंट इस तरह की गाड़ियाँ प्राइवेट टैक्सी के तौर पर चलाते हैं। उन्हीं में से एक टैक्सी थी वो, और मेन गेट से निकलने के बाद वो टैक्सी सीधे निकल गई। ताज्जुब की बात तो ये भी है कि मनाली मेन मार्केट और मनाली के जितने भी लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, वहाँ गेट के राइट वाला रास्ता पकड़कर पहुँच जा सकता है, मगर साहब तो सीधे निकल गए। वो तो सीधे दिल्ली जाने का रास्ता है। सिक्योरिटी गार्ड दरबान की ये बात सुनकर काफी हैरान हो गया। तभी उसने दरबान से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, यहाँ पर बाकी टैक्सी वालों से पूछताछ करके उस टैक्सी का नंबर पता करने की कोशिश करो, और अगर नंबर पता लग जाए तो रोहित सर के पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ में से किसी को भी वो नंबर दे देना, मुझे तक वो नंबर पहुँच जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड ने दरबान से ये बात कहने के बाद सीधे मेन गेट की ओर दौड़ लगाई। मेन गेट के ठीक बगल में एक छोटे से 2 व्हीलर पार्किंग एरिया में उसकी बाइक पार्क थी। बाइक पर बैठकर तेजी से बाइक को चाबी लगाकर वो गार्ड सीधे मेन गेट से निकलकर मनाली से दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते पर बाइक दौड़ाने लगा। काफी देर तक तेज बाइक दौड़ाने के बावजूद उसे रोहित की कार कहीं नजर नहीं आ रही थी। रोहित के उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपने कानों में लगाया ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, सर, रोहित सर की गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं काफी तेजी से मनाली से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर बाइक दौड़ा रहा हूँ, मगर मुझे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने आदमी की इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, उसी रास्ते पर चलते रहो। हो सकता है कि सर पुराने गुलेरिया हाउस की ओर गए हों। पुराना गुलेरिया हाउस भी तो उसी रास्ते पर पड़ता है। हमने हमारे आदमी वहाँ भेज रखे हैं। हो सकता है कि सर भी अपनी आंखों से उस घर की छानबीन करना चाहते हों। तुम एक काम करो, सीधे सीधे चलते रहो और गुलेरिया हाउस पहुंचने के बाद मुझे दोबारा कॉल करना। अपने चीफ की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड अपनी बाइक पर तेजी से रोहित को ढूंढता हुआ अपनी बाइक चलाता रहा। वहां होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की मेन लॉबी में रिसेप्शन पर बैठी शर्मिला कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। शर्मिला के ठीक बगल में उसकी साथी भी गेस्ट के पूछे गए सवालों का जवाब दे रही थी। लॉबी में काफी चहल पहल थी। लॉबी के ठीक सामने बने कॉफी शॉप में भी काफी भीड़ थी।
लोग पार्टी कर रहे थे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे, तो कुछ लोग अपने बिजनेस कॉन्फ्रेंस कॉफी शॉप में ही निपटा रहे थे। इन सारी बातों से बेखबर शर्मिला कंप्यूटर में बड़े ही ध्यान से कुछ काम कर रही थी। शर्मिला को आज उसके सीनियर ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट का काम सौंपा था और शर्मिला बड़े ही ध्यान से हर रूम में मंगवाई गई चीजों की बिल बनाकर उन्हें कंप्यूटर में फीड कर रही थी। वहां काम कर रहे लोगों के सीनियर ने एक रूल बनाया था कि अगर कोई भी स्टाफ का मेंबर जिन्हें बिल्डिंग का काम सौंपा गया हो, वो अगर गलती से भी कोई भी बिल अनदेखा कर देता है या किसी भी बिल को कस्टमर से वसूलना भूल जाता है, तो उस बिल का आधा हिस्सा उसकी सैलरी से काट लिया जाएगा। और इसीलिए जब भी किसी भी स्टाफ मेंबर को बिलिंग का काम सौंपा जाता था, वो बड़े ही ध्यान से हर बिल को चेक करके हर रूम के चेक आउट होने से पहले रूम में रहने वाले गेस्ट का उस बिल को पहुंचा दिया जाता था। होटल का बाकी स्टाफ अब तक ये जान चुका था कि सनी आज सुबह से ही काफी ज्यादा परेशान था और काम में उसका ज्यादा ध्यान नहीं था। सनी ठीक कॉफी शॉप के बाहर लॉबी में एक बड़े सोफे पर बैठकर अपने कंधे झुकाकर बस काउंटर पर खड़ी शर्मिला को देखे जा रहा था। शर्मिला की कहानी सुनने के बाद सनी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। सनी को अपनी जिंदगी भी कहीं न कहीं झूठी और बेमायने लगने लगी थी। सनी आज तक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। जिंदगी से जुड़ी तकलीफों के बारे में सनी ने कभी इतने नजदीक से कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया था। गेम खेलते वक्त इनफ टोकन ना होना, बार बार माँ बाप का पढ़ाई के लिए प्रेशर देना, दूसरों की पार्टीज में इम्पोर्टेंस ना मिलना, लोगों की अनदेखी, लोगों के ताने, यही सब सनी के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें थी। मगर शर्मिला की कहानी सुनने के बाद सनी को ही इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी वो जो सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा अलग थी। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लोग अपनी जान तक दे देने के लिए तैयार थे। सनी वैसे भी शर्मिला को बहुत पसंद करता था, मगर शर्मिला की कहानी सुनने के बाद कहीं न कहीं सनी के दिल में शर्मिला के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सनी का प्यार और भी ज्यादा पक्का हो गया था। मन ही मन सनी ने तय कर लिया था कि अगर वो जिंदगी में किसी को अपना जीवन साथी बनाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शर्मिला होगी। मगर इस वक्त सनी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो शर्मिला की नजरों में उसका जीवन साथी बनने के लायक किस तरह से बने। वो किस तरह से शर्मिला की नजरों में रिस्पेक्ट पा सकता था। सनी अब तक ये बात इतनी अच्छी तरह से जान चुका था कि शर्मिला की नजरों में रिस्पेक्ट पाने के लिए उसे किसी भी तरह V16 पावर ड्रग के जरिए शर्मिला के भाई को अपने पैरों पर खड़ा करना था। वहाँ रिसेप्शन पर शर्मिला सनी की नजरों से बिल्कुल बेखबर थी। वो पूरी तरह से कंस्ट्रेंट करके अपना काम पूरी कर रही थी। तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीन से जैसे ही शर्मिला की नजर हटी, शर्मिला ने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के मेन गेट से एक जाने पहचाने चेहरे को अंदर आते हुए देखा। लोगों की भीड़ के बीच वो चेहरा शर्मिला को साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर जैसे ही शर्मिला ने उस चेहरे को देखा, शर्मिला का ध्यान उसके काम पर से बुरी तरह से हट गया और तभी अचानक लोगों की भीड़ के बीच से शर्मिला को वो चेहरा नजर आया जिसे वो अच्छी तरह से जानती थी। शाम होने वाली थी, इसलिए होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की लॉबी में काफी चहल पहल हो रही थी। मेन गेट से काफी लोग अंदर आ रहे थे और काफी लोग बाहर भी जा रहे थे। ऑटोमेटिक खुलने और बंद होने वाले कांच के दरवाजे से कई चेहरे अंदर आते हुए नजर आ रहे थे, मगर रिसेप्शन पर खड़ी शर्मिला की नजरें एक खास चेहरे को देखकर उस चेहरे पर अटक गई। शर्मिला ने जब भीड़ के बीच उस चेहरे को बाहर निकलते हुए देखा तो वो चौंक गई। शर्मिला को अपनी आंखों पर एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शर्मिला ने जब उस शख्स के चेहरे को देखा तो उसे एक बड़ा झटका लगा। शर्मिला को ऐसा लगा जैसे वो कुछ पल के लिए सांस लेना ही भूल गई थी। वो शख्स अभी अभी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के मेन गेट से इंटर हुआ था और वो कोई नहीं बल्कि युवराज का राइट हैंड रंजीत राय था। रंजीत को अंदर आते हुए देखकर शर्मिला की आंखें फटी की फटी रह गई। शर्मिला अब तक काफी ध्यान से सीनियर के द्वारा सौंपा हुआ काम कंप्यूटर पर कर रही थी, मगर रंजीत की शक्ल देखने के बाद जैसे ही शर्मिला पूरी तरह से भूल गई थी कि वो क्या काम कर रही थी। शर्मिला ने आज से पहले रंजीत को हमेशा ही जीन्स और कुर्ते में देखा था, मगर आज रंजीत काफी सोफिस्टिकेटेड नजर आ रहा था। रंजीत ने ब्लैक कलर के ट्राउजर, ब्लैक जूते और ब्लैक ब्लेजर पहन रखा था। रंजीत काफी देसी तौर तरीके से जीने वाला आदमी था।
मगर इस तरह से अचानक सोफिस्टिकेटेड लुक में रंजीत को देखकर शर्मिला को रंजीत की शक्ल पहले से भी ज्यादा भयानक लगने लगी थी। रंजीत धीरे धीरे चल के होटल के मेन रिसेप्शन की ओर आ रहा था। रंजीत की नजरों ने शर्मिला को रिसेप्शन पर खड़ा देख लिया था, मगर रंजीत ने शर्मिला को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए शर्मिला के बगल में खड़ी रिसेप्शनिस्ट से कहा, मेरा नाम रंजीत राय है और यहाँ पर मेरा एक कमरा बुक है। रंजीत काफी रिलैक्स्ड नजर आ रहा था। बार बार रंजीत बड़ी ही होशियारी से शर्मिला की ओर देख रहा था, मगर अपने सामने खड़े रिसेप्शनिस्ट के सामने वो ये बात जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो शर्मिला को जानता था। शर्मिला की नजरें जैसे रंजीत पर अटक गई थी। शर्मिला का चेहरा देखकर लग रहा था मानो वो काफी शॉक्ड हो गई थी। इस वक्त शर्मिला का मन बेचैन हो गया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। शर्मिला बार बार अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। वहां शर्मिला के बगल में खड़े रिसेप्शनिस्ट ने कुछ देर तक अपने कंप्यूटर में देखने के बाद अपने सामने खड़े रंजीत से कहा, जी सर, आप अगले 3 दिनों तक हमारे मेहमान हैं। आपका रूम नंबर है 403 और मैं अभी आपके रूम की चाबी आपको दे देती हूँ। ये कहते हुए रिसेप्शनिस्ट ने घंटी बजाते हुए एक बेल बॉय को रिसेप्शन पर बुलाया। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप करने लगी। तभी एक बेल बॉय ने रिसेप्शन पर आते हुए रंजीत के बगल में खड़े होते हुए कहा, यस सर, आपका सामान मैं आपके रूम तक पहुंचा देता हूं, आप आइए। जैसे ही बेल बॉय ने ये बात कही, रंजीत ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अरे भाई, मैं कोई सामान लेकर नहीं आया। रंजीत की ये बात सुनते ही रिसेप्शन पर खड़ी लड़की और बेल बॉय दोनों ही चौंक गए। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने रंजीत की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, सर, क्या सचमुच आप अपने साथ कोई सामान नहीं लाए? इतना कहने के बाद वो लड़की हैरानी से रंजीत की ओर देखने लगी। उस लड़की को देख रंजीत ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं भाई, आपके शहर में मैं घूमने फिरने आया हूँ और कपड़ों का क्या है, मैं यहीं से खरीद लूंगा। इतना कहने के बाद रंजीत मुस्कुराने लगा। उस रिसेप्शनिस्ट को भी रंजीत की बातें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। रंजीत ने कपड़े तो काफी महंगे और सोफिस्टिकेटेड पहन रखे थे, मगर रंजीत की बोलचाल काफी ज्यादा देसी लग रही थी। रंजीत के चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी और लगातार पान मसाला खाने की वजह से रंजीत के दांत भी काफी लाल नजर आ रहे थे। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को रंजीत का पहनावा और उसके बात करने का तरीका काफी अजीब लग रहा था, मगर रंजीत ने अपना आईडी दिखाया था और रंजीत की बुकिंग होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में कुछ दिनों पहले ही ऑनलाइन कर दी गई थी। और होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का एक नियम था कि जब तक गेस्ट कोई बदतमीजी नहीं करता, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का स्टाफ किसी भी गेस्ट में भेदभाव नहीं करेगा। रंजीत ने अब तक कोई बदतमीजी नहीं की थी, इसलिए उस रिसेप्शनिस्ट के पास रंजीत की ओर शक की नजरों से देखने का कोई कारण नहीं था। रंजीत ने अपना आईडी प्रूफ भी दिखाया था, वो जेन्युइन था। अपने कंप्यूटर में रंजीत की एंट्री करते हुए उस रिसेप्शनिस्ट ने रंजीत के सामने एक की कार्ड रखा और कहा, ये लीजिए सर, आपके रूम की चाबी। आप यहाँ से सीधे जाकर लेफ्ट मुड़ जाइएगा, जहाँ पर एलिवेटर्स हैं। आपका कमरा 4th फ्लोर पर है और हमारी जिम और बाकी क्लब हाउस की फैसिलिटीज अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो आपको 1st फ्लोर के क्लब हाउस में जाना होगा। जब वो रिसेप्शनिस्ट रंजीत के साथ बात करके उसको सारे इंस्ट्रक्शन बता रही थी, तब रंजीत आंखों के कोने से शर्मिला को देख रहा था। ये सुनते ही शर्मिला का मुंह खुला का खुला रह गया और शर्मिला के माथे से ठंडा पसीना निकलने लगा था। जब शर्मिला ने रंजीत को उसकी और आंखों के कोने से देखते हुए नोटिस किया, तब अचानक ही शर्मिला ने अपना होश संभालते हुए अपना ध्यान फिर से अपने सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर डाला और अपने कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने लगी। शर्मिला की सांसें काफी तेज हो चुकी थी। जब शर्मिला के बगल में खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने रंजीत को सारे इंस्ट्रक्शन सुना दिए, तब रंजीत ने फिर से अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, ठीक है, सब बात हम समझ गए, मगर जरा हमको ये भी तो बताओ कि कमरे में जाने के लिए चाबी कहाँ मिलेगी? इतना कहकर रंजीत उस लड़के की ओर बड़े ही गौर से देखने लगा। वहाँ रंजीत की ये बात सुनकर बेल बॉय और रंजीत के सामने खड़ी रिसेप्शनिस्ट हैरान होकर रंजीत की ओर देखने लगे। उनके मन में इस वक्त रंजीत को लेकर कई सारे सवाल चल रहे थे, पर वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा।
कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए उस रिसेप्शनिस्ट ने अपने सामने पड़े कार्ड को उठाकर रंजीत की ओर आगे बढ़ाती हुई कहा, सर, यही तो है चाबी। उस की कार्ड को अपने हाथ में पकड़ते हुए रंजीत ने पहले तो उस कार्ड को अच्छी तरह से देखा और फिर रिसेप्शनिस्ट की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, अरे ये चाबी कहाँ है? ये तो कोई एटीएम कार्ड जैसा लग रहा है। माफ कीजिएगा, हमको पैसे नहीं निकालने हैं, हमको तो हमारे कमरे के अंदर जाने के लिए चाबी चाहिए। बस वैसे आप हमारी बात समझ पा रही है ना? इतना कहने के बाद रंजीत ने बगल में खड़े बेल बॉय की तरफ देखकर कहा, अरे भाई, इनको हमारी बात समझ तो आ रही है ना, क्योंकि हम इनके कमरे की चाबी मांग रहे हैं और ये हमें एटीएम कार्ड दे रही है। ये सुनकर बेल बॉय और वो लड़की एक दूसरे को देखने लगे। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की अच्छी तरह से जानती थी कि होटल में कई गेस्ट ऐसे आते थे जिनके लिए ये सिस्टम अभी भी नहीं थी। इसलिए रंजीत के हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड फिर से अपने हाथ में लेते हुए उस लड़की ने रंजीत को समझाते हुए कहा, देखिए सर, ये एक एटीएम कार्ड जैसी लगने वाली चीज दरअसल आपके कमरे की चाबी है। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल एक एटीएम कार्ड जैसा ही है। जब आप अपने कमरे के पास पहुंचेंगे और लॉक के सामने ये कार्ड दिखाएंगे तो लॉक के अंदर लगा सेंसर इस कार्ड को पढ़कर अपने आप लॉक खोल देगा। इतना कहने के बाद उस लड़की ने आगे कहा, कमरे में एंटर होने के बाद आपको दीवार पर राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा। उस बॉक्स के अंदर जैसे ही आप ये कार्ड डालेंगे, आपका एसी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद रंजीत काफी हैरानी से उस कार्ड को देख रहा था। उसे पहले तो कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, पर धीरे धीरे रंजीत उस लड़की की बात समझ रहा था। तभी रिसेप्शन पर खड़ी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए रंजीत से कहा, सर, आप फिक्र मत कीजिए, बेल बॉय आपके साथ आएगा, वो आपकी मदद कर देगा। आपको कोई भी परेशानी हो या कोई भी सवाल हो, बेल बॉय आपको सब कुछ बता देगा। रंजीत ने उस लड़की के हाथ से फिर से वो कार्ड अपने हाथ में ले लिया और फिर से नजरें टेढ़ी करते हुए वो शर्मिला की ओर देखने लगा। शर्मिला भी अच्छी तरह से जानती थी कि रंजीत उसे नोटिस कर रहा था। शर्मिला की सांसें तेज हो रही थी, मगर उसे अपना ध्यान पूरी तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर रखा था और कीबोर्ड पर कुछ न कुछ टाइप करने लगी। रंजीत फिर से कार्ड को देखकर मुस्कुराने लगा और अपने सामने खड़े रिसेप्शनिस्ट से कहने लगा, थैंक यू वेरी मच मैडम। वैसे ये कमरे में नहाने के लिए गर्म पानी तो आता है ना? इतना कहने के बाद रंजीत ने तीखी नजरों से शर्मिला की ओर देखा। फिर रंजीत का सवाल सुनते ही उस दूसरी लड़की के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और उसने रंजीत की बात का जवाब देते हुए कहा, जी सर, बिल्कुल गर्म पानी, ठंडा पानी, यहाँ तक कि आपके बाथरूम में एक जैकोजी भी फिट किया गया है। और आप चिंता मत कीजिए, किस चीज को किस तरह चलाया जाता है वो सारी बातें आपको बेल बॉय समझा देगा। उस लड़की का इशारा मिलते ही बेल बॉय ने बड़े ही प्यार से झुककर रंजीत को अपने साथ आने का इशारा किया। रंजीत टेढ़ी नजरों से शर्मिला को देखता हुआ वहां से चला गया और रंजीत के जाने के बाद अचानक ही शर्मिला ने अपनी टाइपिंग स्पीड कम कर दी और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर एक लंबी राहत की सांस छोड़ी। शर्मिला को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई मिनटों तक उसने अपने अंदर अपनी सांस फंसा कर रखी थी। शर्मिला के ठीक सामने वेटिंग एरिया में सोफा पर बैठा सनी शर्मिला को देख रहा था, मगर शर्मिला के दिल में हो रही बेचैनी और शर्मिला की घबराहट सनी को इतनी दूर से दिखाई नहीं दे रही थी। सनी बस मन ही मन सोच रहा था कि वो शर्मिला के दिल में जगह बनाने के लिए क्या कर सकता था। कुछ देर में जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने के बाद शर्मिला ने अपनी मेज पर पड़ी एक मोटी सी फाइल बंद की और उस फाइल को वापस ड्रॉवर में रखकर रिसेप्शन से निकलकर सीधे लॉबी की ओर चली गई। शर्मिला तेज कदमों से सीधे एलिवेटर के पास पहुंची। शर्मिला ने रिसेप्शन पर ही सुन लिया था कि रंजीत राय 403 नंबर के रूम में रुका था। शर्मिला ने यहाँ वहाँ देखकर सीधे लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट के जरिए चौथे मॉल पर पहुंच गई। 4th फ्लोर पर पहुंचने के बाद शर्मिला ने देखा कि पूरी की पूरी 4th फ्लोर की कॉरिडोर खाली थी। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि 403 किस तरफ था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल देश की सबसे बेहतरीन होटल्स में से एक थी। यहाँ इंटरनेशनल लेवल का डेकोर सजाया गया था और साफ सफाई का भी बहुत खास ध्यान रखा जाता था। 22वें माले के होटल में हर फ्लोर पर 30 कमरे बनाए गए थे। लंबी सी कॉरिडोर में दोनों तरफ शीशे लगे हुए थे। शर्मिला धीरे धीरे कदम
रूम नंबर 403 की ओर आगे बढ़ाने लगी। तभी होटल में रुके हुए कुछ मेहमान अपने कमरे से बाहर निकलकर शर्मिला को गुड इवनिंग विश करते हुए लिफ्ट के पास जाने लगे। शर्मिला भी बड़े प्यार और अदब से उन्हें विश करके रूम नंबर 403 की ओर आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे रूम नंबर 403 नजदीक आ रहा था, शर्मिला के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। शर्मिला को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पांव कांपने लगे थे। जब शर्मिला ठीक रूम नंबर 403 के सामने आकर रुकी, तब शर्मिला के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। शर्मिला ने देखा कि उसकी लेफ्ट साइड में एक सर्विस ट्रॉली पड़ी थी, जिसमें मेंटेनेंस स्टाफ ने चाय कॉफी वगैरह बनाने के लिए कुछ सामान रखा था। शर्मिला ने उस ट्रॉली में से एक ट्रे उठाया और उसमें चाय कॉफी बनाने का कुछ सामान रख दिया। तेज सांसें ले रही शर्मिला ने रूम नंबर 403 की घंटी बजाई। शर्मिला के माथे से ठंडा पसीना छूटने लगा था। कुछ देर तक कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया, मगर इससे पहले कि शर्मिला दूसरी बार घंटी बजाती, अचानक ही रूम नंबर 403 का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही शर्मिला चौंक गई। शर्मिला को दरवाजे पर खड़ा देखकर दरवाजे के उस तरफ खड़ा रंजीत मुस्कुराने लगा। तभी शर्मिला ने दबी हुई आवाज में रंजीत से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शर्मिला को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर रंजीत के चेहरे पर एक काफी हैवानियत भरी मुस्कान आ गई। अपने मुंह में रखा पान मसाला चबाते हुए रंजीत कुछ देर तक बस शर्मिला को बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा और उसके बाद अपना एक हाथ दरवाजे पर रखते हुए शर्मिला से कहने लगा, मुझे लगा ही था कि तुम मेरा पीछा करते हुए जरूर आओगी मेरे कमरे में। देखो मेरा यकीन कितना सही हुआ। रंजीत की बात सुनते ही शर्मिला ने फिर से अपनी आवाज कुछ तेज करते हुए रंजीत से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रंजीत ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए शर्मिला से कहा, और जरा धीरे बोलो, सुना है कि बड़ी बड़ी होटलों में दीवारों के भी कान होते हैं। चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने यहाँ आने की वजह भी बता देता हूँ। ये कहते हुए रंजीत ने अपना हाथ दरवाजे से हटाते हुए शर्मिला के लिए अंदर आने का रास्ता बनाया। शर्मिला जानती थी कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। यहाँ वहाँ देखकर शर्मिला ने पहले ये कंफर्म कर लिया कि कहीं कोई उसे कमरे के अंदर आते हुए देख तो नहीं रहा था। फिर जब उसे यकीन हो गया कि कॉरिडोर में कोई नहीं खड़ा था, तो तेजी से शर्मिला रंजीत के कमरे के अंदर चली गई। कमरे के अंदर जाते ही रंजीत ने मुस्कुराते हुए अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वैसे तो शर्मिला ने पूरी तरह से इस बात का ख्याल रखा था कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, न ही कोई उसे कमरे के अंदर जाते हुए दिख रहा था। मगर शर्मिला ये नहीं जानती थी कि सनी की नजरें काफी देर से शर्मिला पर गड़ी हुई थी, और जब शर्मिला रिसेप्शन से निकलकर रंजीत के कमरे की ओर जा रही थी, तब से लेकर अब तक सनी उसका पीछा कर रहा था। स्टेयरकेस की सीढ़ियों से झांक कर देख रहे सनी के चेहरे पर काफी हैरानी नजर आने लगी। जब उसने देखा कि शर्मिला इस तरह से किसी गेस्ट के कमरे के अंदर चली गई थी। शर्मिला होटल के हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट में काम करती थी। शर्मिला का काम रूम सर्विस का नहीं था और न ही ये शर्मिला की ड्यूटी में शामिल था। शर्मिला ज्यादातर बुकिंग और रिजर्वेशन का काम संभालती थी। रोहित और उसका पूरा परिवार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में वेकेशन मनाने आए थे, इसलिए सनी की स्पेशल रिक्वेस्ट पर शर्मिला के सीनियर ने शर्मिला को रोहित और उसके परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मगर इस तरह अचानक ही शर्मिला को किसी क्लाइंट के कमरे में दाखिल होते हुए देखकर सनी काफी हैरान हो गया। वहां पैराडाइज इंटरनेशनल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रिया काफी परेशान नजर आ रही थी। रिया ने जब से गुलेरिया हाउस की पुरानी हवेली के टेरेस पर अनिका जैसी दिखने वाली औरत को देखा था, तब से लेकर अब तक वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उसकी माँ ठीक उसके पीछे हेलीकॉप्टर में बैठी थी, तो ठीक उसी वक्त उसकी माँ गुलेरिया हाउस की पुरानी हवेली के टेरेस पर कैसे दिख सकती थी। रिया की जनरेशन के बच्चों को जब भी किसी बात की कंफ्यूजन होती थी, तो वो सबसे पहले इंटरनेट का सहारा लेना पसंद करते थे, चाहे वो किताबी बातें हो या जिंदगी से जुड़ी कोई भी बात हो। जो बच्चों की समझ में नहीं आती थी, वो सबसे पहले इंटरनेट का सहारा लेकर अपने कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते थे, चाहे कोई शब्द हो या जिंदगी के साथ जुड़ा कोई हादसा हो। सबसे पहले इस जनरेशन के बच्चे अपनी बातें सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते थे। रिया भी इसी जनरेशन का प्रतीक थी।
रिया अपने टेबलेट पर तरह तरह के कमांड लिखकर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान एक ही वक्त पर दो जगहों पर शामिल हो। रिया अपने टैबलेट की स्क्रीन पर देखकर चौंक गई। क्वांटम फिजिक्स में ऐसे कई तरह के एक्सप्रेशंस थे जहां पर एक ही चीज एक वक्त पर दो जगह पर दिखाई दे। रिया की उम्र काफी छोटी थी, वो क्वांटम फिजिक्स की भाषा समझ नहीं पाती थी, मगर कहीं न कहीं रिया के नाजुक मन पर इस बात ने गहरा असर कर डाला था। जो जनरेशन इंटरनेट पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उस जनरेशन की रिया को अब ये यकीन हो चला था कि उसने एक ही वक्त पर दो जगह पर अपनी मां को देखा था। एलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया की परेशानी को देखकर काफी हैरान थे, इसलिए जब उन्होंने रिया को बिना पता चले रिया के पीछे आकर ये देखने की कोशिश की कि रिया आखिर टेबलेट में इतने सीरियस क्या देख रही थी, तो एलेक्जेंडर टेबलेट स्क्रीन पर देखकर हैरान हो गया। एलेक्जेंडर को साइंस में काफी दिलचस्पी थी। आर्यन भी पढ़ाई में काफी होशियार था, इसलिए क्वांटम फिजिक्स की कुछ चीजें समझ पाता था, मगर एलेक्जेंडर क्वांटम साइंस को अच्छी तरह से समझ सकता था। वो ये भी जानता था कि रिया जो समझ रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्वांटम फिजिक्स ये नहीं कहता था कि एक इंसान दो रूप धारण करके अलग अलग जगह पर एक ही वक्त में दिख सकते थे। क्वांटम फिजिक्स का कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो चीज बिजली की रफ्तार से ट्रेवल करती थी, उसकी स्पीड और वेलोसिटी कभी कभी इतनी बढ़ जाती थी कि वो चीज एक साथ एक ही वक्त पर दो जगह दिखाई देती थी। मगर रिया जो सोच रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इससे पहले कि रिया उन सब बातों से और भी ज्यादा प्रभावित हो जाती, एलेक्जेंडर ने रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो रिया, ये सब जो तुम पढ़ रही हो उससे तुम ये मत समझना कि तुमने जो देखा वो सच है। रिया पहले से जानती थी कि उसके दोनों भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए आंखों में गुस्सा लिए रिया ने मुड़कर अपने भाई एलेक्जेंडर की ओर देखा और कहा, पहली बात तो ये है कि जब कोई अपना पर्सनल काम कर रहा है तो तुम इस तरह से उसके काम में दखल अंदाजी करके उसकी प्राइवेसी को नहीं तोड़ सकते। और ये बातें तो हमें मम्मा और डैडी दोनों ने समझाई है। और दूसरी बात यह है कि तुम दोनों मुझे पागल मत समझो, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने मम्मा को वहाँ गुलेरिया हाउस की छत पर देखा था तो देखा था, और तुम दोनों को मेरी बात पर विश्वास नहीं करना है तो मत करो, मगर मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दो। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों सिर्फ इतना चाहते थे कि उसकी बहन रिया के मन पर इस बात को लेकर कोई गहरा असर न पड़े। हो सकता है कि छोटी सी गलतफहमी को रिया एक बड़ा स्वरूप दे रही थी। साथ ही साथ दोनों भाइयों को इस बात की भी चिंता थी कि ज्यादा वर्चुअल गेम खेलने के चक्कर में रिया वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में भेद करना भूल गई थी। मगर रिया काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए दोनों भाई उसे और गुस्सा दिलाना नहीं चाहते थे। मगर मन ही मन दोनों भाई अपनी बहन की दिमागी हालत बिगड़ते हुए भी नहीं देख सकते थे। इधर दूसरी तरफ रोहित का पीछा करने जा रहा सिक्योरिटी गार्ड अपनी बाइक तेजी से मनाली की सड़क पर आगे बढ़ा रहा था। तब अचानक उसने देखा कि उसके अपने ही कुछ लोग गुलेरिया हाउस के बाहर घेराबंदी करके खड़े थे। वो लोग जंगलों के रास्ते से किसी के भी भागने की कोई गुंजाइश होने की बात चेक कर रहे थे। कुछ लोग गुलेरिया हाउस के अंदर भी मौजूद थे और आसपास की झाड़ियों में तलाशी कर रहे थे। मगर रोहित का पीछा करके गुलेरिया हाउस पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड के लिए ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि रोहित वहां पर भी मौजूद नहीं था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित इस तरह अकेले अचानक कहां चला गया था। रोहित मारवा अक्सर बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं निकलता था। ऐसा करना रोहित के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। मनाली की घाटी का रास्ता बड़ा सुनसान था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपने साथी गार्ड से पूछा, क्या यहाँ पर रोहित साहब आए थे? बाकी सारे गार्ड्स हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनमें से एक गार्ड ने बाइक पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड से कहा, नहीं भाई साहब तो यहाँ नहीं आए। मगर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बाइक पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने अपने साथी से कहा, अरे पता नहीं यार, साहब बिना किसी सिक्योरिटी के ऐसे ही किसी टैक्सी में बैठकर कहीं चले गए। किसी को बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। अपने साथी की ये बात सुनकर बाकी सारे गार्ड्स भी हैरान रह गए। उनमें से एक गार्ड ने बाइक पर अपने साथी से पूछा, मगर तुम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ क्यों चले आए? अपने साथी की बात का जवाब देते हुए बाइक पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अरे वो होटल के दरबान ने कहा था कि साहब इसी रास्ते पर निकले हैं। एक प्राइवेट टैक्सी में बैठकर
होटल से यहाँ सिर्फ घाटी है और सीधा सीधा रास्ता है और आसपास तो जंगल ही जंगल है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अगर साहब इस तरह से निकले हैं तो वो कहाँ चले गए। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से एक प्राइवेट टैक्सी गई थी। मैंने ऐसे ही मुड़कर देखा तो मुझे एक सेकेंड के लिए लगा कि टैक्सी में पीछे साहब बैठे हैं, मगर मेरी समझ में नहीं आया कि मैं जो कुछ सोच रहा था वो सच भी था या नहीं। मुझे लगा साहब इतने बड़े आदमी हैं, किसी प्राइवेट टैक्सी में इस तरह से बैठकर क्यों जाएंगे, वो भी बिना हम सब के। मगर अब तुमने जब ये बात कही तब मुझे एहसास हो रहा है कि हो ना हो उस टैक्सी के अंदर बैक सीट पर साहब ही बैठे थे। अपने साथी की बात सुनते ही बाइक पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने फिर से अपनी बाइक का इग्निशन बटन दबाया और अपने साथी से पूछा, एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस टैक्सी का रंग क्या था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कुछ सोचा और अपने साथी से कहा, सफेद रंग की कार थी वो, और कार के विंडशील्ड पर एक त्रिशूल बना हुआ था, जैसे अक्सर ट्रांसपोर्ट वाले रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह का। अपने साथी की बात सुनते ही बाइक पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने तेजी से अपनी बाइक आगे बढ़ाना शुरू किया। लगभग 10 से 15 मिनट तक वो अपनी बाइक तेजी से आगे बढ़ाता रहा। तभी ऊंचे घाट से उसे दिखाई दिया, पर्वत के नीचे उसे एक सफेद कलर की कार दिखाई दे रही थी। उस कार के ठीक सामने एक पुलिस जीप भी खड़ी थी और सिक्योरिटी गार्ड इतनी ऊंचाई से ही साफ देख नहीं पा रहा था, मगर उसे लगा कि हो न हो ये वही कार थी जिसमें बैठकर रोहित मारवा होटल से निकला था। वो सिक्योरिटी गार्ड तेजी से अपनी बाइक घाट के रास्ते उतारते हुए उस जगह से कुछ दूर पहुंचा। उसने देखा कि वो सफेद कार जा चुकी थी, मगर रोहित पुलिस जीप के पास खड़ा एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ये देखकर बेहद चौंक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित मारवा जैसा बड़ा आदमी इस तरह से पुलिस ऑफिसर को क्यों मिलने आया था। रोहित जिसके साथ बात कर रहा था वो इंस्पेक्टर गिरीवाल थे, मगर दूर से सिक्योरिटी गार्ड इंस्पेक्टर की शक्ल साफ साफ नहीं देख पा रहा था और न ही वो इंस्पेक्टर गिरीवाल को जानता था। अपने कान में लगे ब्लूटूथ के जरिए उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपने चीफ को कॉल लगाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपने चीफ से कहा, सर, रोहित सर का पता चल गया है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जैसे ही अपने साथी की बात सुनी, उसकी आवाज में अचानक एक गर्मी आ गई। उसने अपने साथी से पूछा, कहाँ है सर, वो ठीक तो है ना? देखो तुम एकदम अलर्ट रहना। अगर सर पर किसी भी तरह की मुसीबत हो तो सीधे मुसीबत का सामना करते हुए बंदूक से गोली चला देना। अपने चीफ की बात सुनने के बाद उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मगर सर, गोली चलाऊं तो चलाऊं किस पर, क्योंकि सर के सामने जो इंसान भी है वो पुलिस की वर्दी में है। अपने साथी की बात सुनकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी हैरान रह गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित किसी पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने क्यों गया था। तभी बाइक पर सवार सिक्योरिटी गार्ड ने अपने चीफ से कहा, सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज रोहित सर इस तरह से बिना किसी को बताए एक पुलिस ऑफिसर को क्यों मिलने आए हैं। रोहित का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कुछ देर तक खामोश रहा। उसके बाद दबी हुई और धीमी आवाज में अपने साथी से कहा, ठीक है, तुम वहीं खड़े रहो और देखो क्या चल रहा है, मगर याद रहे कोई भी खतरा नजर आए तो इतना ही याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, साहब की जान हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने चीफ का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद वो सिक्योरिटी ऑफिसर वहीं कुछ दूरी पर खड़ा झाड़ियों के पीछे छिपकर रोहित के अगले कदम का इंतजार करने लगा।